अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का अस्पहाल। मैं हूँ जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मोहतरम जनाब फवाद चौधरी की खूबसूरत बातों से। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम जुनैद साहब, ठीक ठाक हैं जनाब? अल्लाह का शुक्र। आप ठीक हैं जी सारे? अल्हम्दुलिल्लाह जी। आप कहाँ थे गोगा जी? आप कुछ दिन नजर नहीं आए हमें टीवी पे। जी मैं इधर ही था, बस मैं थोड़ा सा बीमार हो गया था। अल्लाह ताला आपको सेहत दे। आप भी बीमार शुमार होते हैं? तो जब बीमार होते हैं तो वेटनरी डॉक्टर को दिखाते हैं या एमबीबीएस को? दिखाते हैं एमबीबीएस डॉक्टर को ये, लेकिन वो वेट से कंसल्टेंसी ले लेता है। या मेरा ख्याल है दिखा एमबीबीएस को लेते हैं, दवाई वेटनरी से ले लेते हैं। चौधरी साहब, बीमारी के बाद जरा खाने में इनके फर्क पड़ा। चले, ये तो फिर अच्छा शगुन। मैं बीमार क्या हुआ चौधरी फवाद साहब, लोगों ने मेरे आईसीयू से रास्ता बनाया। असल में ये मिसरा ये कहना चाह रहा है, बीमार क्या हुआ, मैं कच्चे नान से। कच्चे नान खा जाता है जैसा के वो कहने आईसीयू भी टाली थले पेड़े को रसगुल्ला समझ के सर मुंह में डाल लेते। एहतियात किया करें, आपकी बड़ी जरूरत है हमें। अगर आपके पास लंगर का इंतजाम है तो फिर इसे आप ले दें। नहीं तो दे दें। पीटीआई में तो जितने ज्यादा बेवकूफ हों बड़ी अच्छी बात है। चौधरी साहब, इधर उधर की बातें आप छोड़ें, आपकी हुकूमत का कोई मजा नहीं आ रहा। हम हुकूमत कर रहे हैं, बिरयानी नहीं पका रहे। वो मजे लेने वाली हुकूमतें चली गई। हम सिर्फ काम कर रहे हैं, मजे नहीं ले रहे। 3 सालों में कौन सा काम हुआ है? 3 साल में आप सांस लेते रहे हैं, ये थोड़ा काम है। तुम्हारे लिए तो यही बड़ा है ना, सांस अंदर खींचना फिर उसको बाहर निकालना। और तुम्हारा सांस का बाहर निकालना ऐसे ही है जैसे चिक्कड़ में ट्राली फंसी और उसे निकाला जाए। काम अल्लाह के फजल से जो हो रहे हैं वो लोगों को नजर भी आ रहे हैं। वो वाली आंखें मुझे दे दे चौधरी साहब, जिससे पीटीआई के काम नजर आए। ते अपनी आंखें तो बंटे खेडन वास्ते रखी हैं। इनके साथ देखो बेटा, और आंखें खोल के देखो। असल में जुनैद साहब, लोग चाहते हैं कि हमारी आंखें बंद होके खुलें तो सारा मुल्क ठीक हो गया। भाई 74 साल से मुख्तलिफ हुकूमतें इसे खराब कर रही हैं। अब हमें तकरीबन 37 साल तो दें ठीक करने के लिए। इसका मतलब है कोई 10-15 टर्म्स आपकी होनी चाहिए। लेकिन जो सर देखिए ना, जिन हुकूमतों ने खराब किया है, आप कमोबेश उन हुकूमतों में से ज्यादातर का हिस्सा थे। नहीं तो जुनैद साहब, वो पार्टियां छोड़ी इसलिए है ना कि वो हुकूमत ठीक नहीं कर रही। अच्छा, इसका मतलब आप पीटीआई भी छोड़ देंगे? भाई अभी तक तो पीटीआई बड़ी अच्छी हुकूमत कर रही है। जब इसकी हुकूमत नहीं रहेगी तो फिर जाहिर है ये अच्छी हुकूमत नहीं करेगी, फिर किसी और पार्टी में चले जाएंगे। गैर मुल्की वफूद की लाइनें लगी हुई हैं, वो देखने के लिए आ रहे हैं पाकिस्तान के कैसे ये अच्छी हुकूमत कर रहे हैं। बाकायदा ट्यूशन फीस ले रहे हैं फवाद साहब। नहीं जुनैद साहब, वो तो अल्लाह के फजल से जिस डिपार्टमेंट में मैं जाता हूँ, आपको मालूम है जब साइंस और टेक्नोलॉजी में गया हूँ तो पूरी दुनिया की साइंस व टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट में शोर पड़ गया। जी बिल्कुल। अब अल्लाह के फजल से इत्तलात और नशरियात संभाली है और फिर वही सारी पोजीशन ऐसी। जब साहब साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर थे, उस वक्त नासा वाले कोई और दूसरा काम ही नहीं करते थे। सारा दिन सिर्फ फवाद चौधरी साहब को सुनते थे बैठ के। जुनैद साहब, जाहिर है जो भी अच्छा काम करता है उसको देखना चाहिए। नासा वाले कोई अच्छा काम करें, हम उनको देखेंगे। और मेरे दौर में चूंकि साइंस और टेक्नोलॉजी पाकिस्तान की बड़ी तरक्की कर रही थी तो नासा वाले उसे देखते रहे। अब पिछले 6 महीने से उसे कोई नहीं देख रहा। सब आप इत्तलात तो नशरियात जो है ना, वो नासा से ठीक करते हैं। इतनी बड़ी बात है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे मुल्क की और हमारी आवाम की बदकिस्मती ये है कि हम जल्दी बड़ी करते हैं। हम शॉर्टकट चाहते हैं। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह सारे महकमे ठीक हो जाएंगे। अभी आप देखिएगा, इत्तलात और नशरियात का भी और 6 महीने बाद पूरी दुनिया में शोर होगा कि इत्तलात और नशरियात पाकिस्तान की जो है उससे सीखना चाहिए। अच्छा, तो क्या इनोवेशन उसमें लेके आएंगे? जैसे आप साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में कई नई चीजें, जिद्दतें आपने मुतारफ करवाई थी, तो इत्तलात और नशरियात में क्या इनोवेशन लेके आएंगे?
देखें, इतला तो नशरियात में मैं तो पहले सबसे ये इनोवेशन लेके आया हूं कि बंदे को टेढ़ा होना चाहिए। फवाद चौधरी साहब, आपने ये फरमाया है कि जो वजीर आजम साहब को गैर मुल्की दौरों से जो तहाइफ मिले हैं वो आवाम को दिखाने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल पता लगना चाहिए कि मिला। ये हुकूमत की तो पॉलिसी नहीं है, हुकूमत तो नहीं दिखा रही, हुकूमत तो कोर्ट में चली गई है। जुनैद साहब, बात ये है कि असल मसला जो है ना जी, वो ये अरब ममालिक का है। अच्छा। हम जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, हम चूंकि मुसलमान आपस में भाई हैं, जी हमारा हिसाब दरानी जिठानी वाला होता है। अच्छा। जिस तरह ससुराल वाले जब बहुओं को तोहफ देते हैं मुख्तलिफ, तो वो साथ कह देते हैं, एक नूह को कह देते हैं दूजी नू ना दसी। अच्छा। पता चल जाए तो फिर दरानी कह रही होती है, देखे ना जिठानी मेरी को काटन का सूट दे दिया और मुझे लीलन का दिया। या जेठानी कह रही होती है कि मेरी दरानी को काम वाला सूट दे दिया, मुझे सादा दे दिया। तो इसलिए ये अरब ममालिक जो हैं ये साथ फिर कह देते हैं कि यार बताना ना कि कौन सा तोहफा दिया। देखें ना, आप अगर वजीर आजम साहब बता दें कि मुझे सऊदी अरब से सोने की तलवार गिफ्ट हुई है, तो लिबिया वाले इतराज करेंगे सानू तो चांदी दी मिली सी। सोना एडा महंगा हो गया, नारी सोना तो साड़ी हरी चांदी। तो ये छोटे छोटे मसाइल होते हैं जिसकी वजह से नहीं बताया जाता, वरना मैं तो ये कहूंगा कि बिल्कुल बताना चाहिए। और मिस्र वाले कहते हैं कि हमें तो ना सोने की ना चांदी की, हमें तो इतना सा चाकू दे दिया उन्होंने। जुनैद साहब, हमारा सोशल मीडिया चूंकि आजकल बहुत ज्यादा छाया हुआ है और गलत बातें जो है वो फैला देते हैं। मैं जुनैद साहब एक दफा एक अरबी कंट्री में दौरे पे गया, मुझे यहाँ पे मौका निकला हुआ है। अच्छा। वहां के एक मिनिस्टर ने यहाँ मौका दे के मुझे एक अरबी घोड़े की पूंछ का बाल दिया कि ये मौके के ऊपर बाल बांधोगे तो ये मौका चढ़ जाएगा। मैं ले आया। अब यहाँ पे सोशल मीडिया पे शोर मचना शुरू हो गया जी के फवाद चौधरी को अरबी घोड़ा तोहफे में मिला। हालांकि आप यकीन कीजिए वो घोड़े की पूंछ का बाल था। साथ अरबी ने मुझे ये कहा था कि ये जब मौका उतर जाए तो इसी बाल में फिर घोड़ा डलवा लेना। अब मैं ना दोबारा गया हूं किसी दौरे पे, ना मैं वो बाल में घोड़ा डलवा सका हूं, क्योंकि अरबी घोड़ा तो इधर मिलता ही नहीं। और अरबी घोड़े की पूंछ के बाल से देसी मौका जड़ता भी नहीं है। वो अरबी घोड़ा बंदा देसी। जुनैद साहब, मेरा तो जड़ गया था। जी जी, बल्कि यकीन कीजिए जितनी देर तक वो बाल मेरे पास आया, हमारे घर में जो जामनू था उससे जामनू जड़ जाते थे। मुझे फिर किसी सियाने ने कहा कि जितनी देर ये बाल रखना है तुम लॉकर में रखवा दो, घर में ना रखो, ये ठीक चीज नहीं। तोहफों के हवाले से तो सूरत हाल पूरी दुनिया में ऐसी अजीब हुई है ये कोरोना की वजह से। ये मैं सऊदी अरब गया, उन्होंने मुझे खाली शीशी दे दी परफ्यूम की कि यार लाहौर शालमी से भरवा लेना। मैं कि यार खाली शीशी भरी दियो, कहते नहीं यार 2 साल हो गए ने हज नहीं होन दिया, तेनू भरी शीशी किथों दे दईए तुम। वैसे चोई साहब, ये तो आपके साथ बड़ी ज्यादती हुई है। नहीं तो घट मैं भी नहीं की थी। वही अरबी जो वजीर था वो इधर आया ना, जब मैंने उसको 2 किलो गंडेरियां लेके दी, जब उसने 2 किलो गंडेरियां चूप ली ना, फिर मैंने उनसे पूछा, हाँ जी जनाब खाना कैसा खाना है? कहता अब क्या खाना, अब तो जबड़े दर्द कर रहे हैं अच्छा, अब ये तय है कि आइंदा जो इंतखाबात हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के जरिए होंगे इंशाल्लाह। जुनैद साहब, इलेक्शन अब जब भी हुआ वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे ही हो। अच्छा। जी हाँ जी हाँ। देखिए बात ये है, लेकिन अपोजिशन तो मोतरज है अभी भी। ओ यार, अपोजिशन तो और भी बहुत सारी चीजों पे मोतरेज है। अब उनकी हर बात सुन लें, जहां पे उनकी जान शिकंजे में आती है वो फौरन चीखना शुरू कर देते हैं। क्या मजायका है इसमें कि आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे इलेक्शन करवाएं, उससे आपके मुल्क में धांधली खत्म हो जाएगी। देखिए वैसे तो हर इलेक्शन के ऊपर ये एतराज होता है, कोई भी जीते लाजमन हारने वाला ये कहता है जी कि जो इलेक्शन है वो ठीक नहीं हुआ, बेईमानी हुई है, धांधली हुई है। तो भाई फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे आ जाएं आप। मसले तो हैं सर जी। मसलन अगर मैं वोट डाल रहा हूं तो बिजली चले जाए, मेरा वोट तो फंस गया ना। यार वोट कैसे फंस जाएगा? मेरा ख्याल है तुम्हारे किसी बामे चाचे के बेटे का हाथ मशीन में फंसा हुआ है जहां से तुम डरे हुए हो। या तो है ना वोट डालते हुए तुम दुलत्ती मार के पीछे जनरेटर बंद कर देते हो।
वहां सिर्फ वापडा का कनेक्शन ही नहीं होता, सोलर सिस्टम भी होता है, यूपीएस भी पड़ा होता है, जनरेटर भी होता है। आप चूंकि सिर्फ ज्यादा से ज्यादा हस्बे हाल में आते हैं, इसलिए आपको पता नहीं कि टेक्नोलॉजी कहां तक पहुंच चुकी है। साहब आप जनरेटर की बात कर रहे हैं, गोगे के 1 वोट के लिए तरबेला डैम भी ना काफी है। अच्छा सर, मीडिया पर मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियों की खबरें हैं, इसकी कोई तरदीद या तस्दीक ही कर दें। देखिए, मीडिया के ऊपर किसी किस्म की पाबंदी नहीं लगा रहे जी, सिर्फ झूठी खबर पे पाबंदी है, वो तो नहीं होनी चाहिए। सोशल मीडिया आप देखें, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपना देखें जी, ऐसी झूठी खबर। जुनैद साहब, ये पिछले दिनों सोशल मीडिया पे मैंने एक खबर पढ़ी कि फलां गांव में हंसने वाला कुकड़ है। यार ये क्यों आप सोशल मीडिया पे लगा रहे हैं भाई? हर एक को हंसने का हक है। मुर्गा भी एक जानदार चीज है, वो भी हंस सकता है, इसमें खबर वाली कौन सी बात है? देखे ना, एक घर में अगर बाप कहता है जी मेहमान आ रहे हैं, 2 मुर्गे हैं जो दोनों हलाल कर ले, बीवी पास से कह देती है नहीं एक हलाल कर रहे हैं, एक रहने दे। अब जिसे रहने दिया है उसकी हंसी निकल सकती है। मुर्गा ये सोच के भी हंस सकता है कि अगर यार मैं अंडा देता तो कितना बुरा लगता। सर मैंने बड़ा आपसे अहम एक सियासी सवाल करना था जी जी, कि माशाल्लाह आप जिस तरह हर चीज को जानते हैं, साइंस को भी, एक कुकड़ जो तो हंसदा हो तो दंद नहीं नजर आते। आपके लिए वाकई ये बड़ा अहम सवाल है, चूंकि आप जब हंसते हैं सिर्फ दांत ही तो नजर आते हैं। देखे ना कितना बुरा लगता है, वो हंस रहा है और दूसरा कुकड़ ये भी नहीं कह सकता कि दंद क्यों कटी जाने। जब तक कोई ये ना कहे तो हंसी का फायदा क्या? देखिए, बेसिकली तो मुर्गा एक इंतहाई अक्लमंद जानवर है जो सुबह सुबह उठ जाता है और फिर अजान भी देता है। ऐसा अक्लमंद आदमी, अक्लमंद भी है, नेक भी है सर। जी हाँ जी हाँ। इन लोगों को क्या पता है जी, ये थिएटर के लोग तो 12 बजे उठने वाले। अब देखिए, मुर्गा ज़हीन जानवर है चूंकि, इसलिए उसे पता है कि मालिक ने मुझे ज्यादा से ज्यादा पोरे ही डालने हैं। पोरे मीन वो आटा, जी। उसे पता है बोटी तो मुझे मिलनी नहीं, तो दांत रखने की क्या जरूरत, तो खुद दांत निकलवा देता है। उसने खुद हिसाब लगाया हुआ है कि यार मुझे दांत रखना महंगा पड़ता है, डेंटिस्ट का खर्चा, टूथब्रश, टूथपेस्ट, वो कहता है रहने दो यार। ऐसी अजीब खबर सुनने को मिलती है। एक पोस्ट लगी हुई थी जुनैद साहब, बकरी के बच्चे ने बातें करनी शुरू कर दी। यार मां पुत्र अगर कोई दुख सुख बोल रहे ने तो तुसी क्यों उसकी तशहीर कर रहे? इसी तरह एक बेवकूफ ने पोस्ट लगाई हुई थी, हुकूमत की नाअहली की वजह से रुपया गिर गया। हमने इन्वेस्टिगेशन करवाई, पता चला कि उसकी मां ने उसे रुपया दिया कि जा बाजार से बर्फ लेके आ। साइकिल पे जा रहा था, साइकिल खोती रेडी में लगी, उसके हाथ से रुपया गिर गया। घर वापस आया, मां ने पूछा भाई किधर है बर्फ? कहता जी हुकूमत की नाअहली की वजह से रुपया गिर गया। मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा भाईजान, पिछले दिनों पाकिस्तान के हवाले से एक बड़ी अच्छी खबर सुनने में ये आ रही है, और पाकिस्तानियों के लिए तो जाहिर है कि बड़ी अच्छी खबर है, लेकिन कई बड़े मुल्कों की और ख़ास तौर पे हिंदुस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत है उसकी नींदें उस खबर से हराम हुई हैं। वो है कि पाकिस्तान ने अर्जेंटाइन को जो अपने JF-17 थंडर देने हैं, उसके लिए अर्जेंटाइन ने बिल आखिर अपना बजट जो है वो मुख्तस कर दिया। तो जितनी भी अफवाहें थीं इंडियन मीडिया की और यूरोपियन मीडिया की कि ये जो बेल है ये मंडे नहीं चढ़ेगी और ये अर्जेंटाइन जो है ये नहीं लेगा, और बिल आखिर बरतानिया से ही तैयारे खरीदेगा या फ्रांस की तरफ देखेगा, तो उन्होंने ये इस खबर के बाद सारी अफवाहों का खात्मा हो गया। उन्होंने अल्टीमेटली पाकिस्तान से $66 करोड़ के JF-17 थंडर खरीदने के लिए रकम मुख्तस कर दी। अरे वाह वाह, यानी कि सर जी पाकिस्तान जहाज बेचेगा? हाँ, पाकिस्तान पहले से जहाज बेच रहा है। पाकिस्तान इससे पहले आपने सुना है नाइजीरिया को पाकिस्तान जहाज दे चुका है, उसके हवाले कर चुका है। सुपर मशाक दे चुका है। फिर पाकिस्तान ने बर्मा को दिए हैं जहाज, बेच चुका है, उनके हवाले कर चुका है।
पैसे वसूल कर चुका है। इसी तरह तुर्की के साथ पाकिस्तान ने उनको सुपर मशाक तैयारे दिए हैं। फिर पाकिस्तान यही अपने JF-17 थंडर जो है ये बेचने के लिए इराक, मिस्र के साथ, श्रीलंका के साथ, अजरबैजान के साथ, मलेशिया के साथ मुज़ाकरात कर रहा है। तो ये जो कुछ अर्सा पहले कहा जा रहा था ना कि JF-17 थंडर जो है वो जो एक मारूफ टर्म इस्तेमाल की जाती है कि गेम चेंजर बन जाएगा, तो वो गेम चेंजर बनता जा रहा है। और जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं जो मतलब इस पूरी इंडस्ट्री पे एक अरसे से कब्जा करके बैठी हुई हैं, वो ये आसानी से ठंडे पेटों बात बर्दाश्त नहीं करेंगी कि कोई एक छोटा सा मुल्क उठे, छोटा सा मीन्स के असले की फरोख्त के हवाले से और उनके छाबे में हाथ मारना शुरू कर दे। तो जाहिर है कि ये जो अर्जेंटाइन में जाना, बहरहाल अर्जेंटाइन की मार्केट को एक्सप्लोर करना, ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है और वो इसको आसानी से तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो करेंगे, कोशिश पूरी करेंगे कि किसी तरह ये सौदा जो है ये खराब हो। फिर तो सर इंडिया की नींदें उड़ना बनता है सर। जाहिर है कि मतलब सबसे ज्यादा तकलीफ तो हिंदुस्तान की हो रही है ना। ये देखो मतलब इतनी बड़ी इंडस्ट्री जो इस वक्त बिलियंस ऑफ डॉलर्स पे मुहित है, उसमें से अपना शेयर वसूल करना बिल्कुल ऐसे ही जैसे हाथियों के पैरों में से कोई चीज निकाल के लाना है। बहुत मुश्किल बात है एक मुल्क के लिए। फिर लेकिन पाकिस्तान के पास सिर्फ यही नहीं है, सिर्फ ये JF-17 थंडर या सुपर मशाक नहीं है। पाकिस्तान छोटे असले के जो है ना इसकी एक्सपोर्ट में बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ा। मेरा ख्याल है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की जो असले की एक्सपोर्ट है वो 30 करोड़ डॉलर से तजावज कर रही है। और एक अंदाजा ये है कि अगले 2-3 सालों में हम 50-60 करोड़ डॉलर से आगे निकल जाएंगे और हम इसमें बैलेंस भी ले आएंगे। पाकिस्तान इस वक्त $1 बिलियन की इंपोर्ट कर रहा है और अगर 30 करोड़ डॉलर है तो हम 2-3 सालों में हम $1 अरब से आगे 5-6 वर्षों के बाद हम $1 अरब का असला बेचने में कामयाब हो जाएंगे और इंपोर्ट अपनी कम कर लेंगे। हम $50 करोड़ तक ले आएंगे, यानी हमारी इंपोर्ट कम हो जाएगी, एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी। हाँ। अच्छा साजी, ये JF-17 थंडर में ऐसी क्या खूबी है कि सारी दुनिया इसकी दीवानी हो? ये उड़ता हुआ बीट नहीं करता। यार मुझसे कुछ बात ना करो यार, सीरियस क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसका जवाब दो यार। इसको इतनी नहीं समझ आ रही, तड़ा अगर बेच रहा है, लोग खरीद रहे हैं, तो वो पागल तो नहीं है ना? नहीं, ये बड़ी जबरदस्त बात की है कि सिर्फ ये कह देना कि जी इसकी कीमत कम है इसलिए बिक रहा है। सिर्फ कीमत कम होना ये तो कोई मयार नहीं है ना। आखिर मुल्कों ने जो तैयारे खरीदने हैं वो जंगे लड़ने के लिए खरीदने हैं, वो फूंक मार के हवा में उड़ाने के लिए नहीं उन्होंने खरीदने। इसलिए उसकी क्वालिटी का बेहतर होना बहुत जरूरी है। यकीनन ये सस्ता भी बहुत है। देखो इस वक्त जो लॉकहीड जो अमेरिकी है F-35 जो है वो मिलता है तकरीबन $15 करोड़ का, ठीक है। और ये जो JF-17 थंडर है ये बनता है गालिबन, अगर सिर्फ जहाज की कीमत लगाई जाए तो $2.5 करोड़ का बनता है। कहाँ 15 करोड़, कहाँ 2.5 करोड़। इसके मुकाबले में और भी बहुत है, फ्रांस के तैयारे हैं, बरतानिया के तैयारे हैं। लेकिन पाकिस्तान ने अगर अपनी जगह बनाई है, जाहिर है एक तो पहली बात है कि चीन के ताउन से बनाई है, यकीनन चीन की कोऑपरेशन शामिल है, और दूसरी पाकिस्तानी इंजीनियर्स ने, पाकिस्तान की फौज ने इस पर बड़ी मेहनत की है। सर जी वैसे अर्जेंटीना को जहाज देने चाहिए, मैराडोना और मेसी का बड़ा फैन हूं मैं, इसलिए देने चाहिए। लेकिन सर जी ये हमारे JF-17 थंडर में ये भी खूबी है कि इसने फ्रांस के राफेल को पीछे छोड़ दिया। बड़ा इसका जनरल इंफॉर्मेशन है। ये तुम नॉलेज कहते हो, ये कितनी देर तैयारों के साथ उड़ता रहा है। तैयारा जा रही है नाल जुल्फी। इसकी इंफॉर्मेशन मेरा ख्याल है दुनिया डरे उस वक्त से जब हमने अपना जो असल असला है ना वो दुनिया को दिखाया, जब गोगे के मैदे में पोटाश मार के फिर तुम देखना क्या बखे पटास जिस तरह वेल मच्छी नहीं समुद्र च पाट जाती। सर गोगे हमारे में तो बड़ी क्वालिटी है सर, ये तो दुश्मन का मजाइल अपने सीने पर रोक सकता है। ओ भाई ये मजाइल है, कोई क्रिकेट दा बॉल नहीं जेड़ा बल्ले दे नाल रोक लेना है। वैसे ऑन अ वेरी सीरियस नोट आपको ये खुशखबरी भी सुना देनी चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान जो है ना वो वॉरशिप, हेलीकॉप्टर्स और सबमरीन आप दो से वो भी बना के एक्सपोर्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान के एक और असले के वाले से एक बड़ी ताकत है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वो है स्नाइपर राइफल। ये जो पाकिस्तान के पास स्नाइपर राइफल है LSR, ये पाकिस्तान को कॉस्ट करती है कुछ $6,500 में, और आलमी मंडी में उसकी कीमत पता है क्या है? $13,500। यानी पाकिस्तान दुगनी कीमत पे फरोख्त कर सकता है। क्या बात है, पाकिस्तान की तो इतनी चीजें बिक रही हैं
कि इंडिया ने गुस्से में शटाला वड के बेचना शुरू कर दिया। लेकिन वो शटाला भी आम शटाला नहीं है, वो जहाजों के सामने डालते हैं, जहाजों को चलाने के लिए शटाला आगे करते वाह वाह, जहाज दुलत्ती तो नहीं मारते। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों सऊदी अरब में एक बीवी ने शादी के सिर्फ 2 दिन बाद अपने शौहर से सिर्फ इस बुनियाद पे तलाक मांग ली कि उसका शौहर गंजा है। वही जोड़ा आज हमारी महफिल में मौजूद है, आइए मामला जानने की कोशिश करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये क्या इतराज दाग दिया आपने कि आपका शौहर गंजा है? खुदा न खास्ता कोई लंगड़ा है, अंधा है कि क्यों? सोसाइटी में मेरी बेइज्जती होती है, आप नहीं समझते इस बात को। देखे ना, एक भी बाल नहीं उनके सर पे। एक बाल होता तो कर लेती है। अब भाईजान, आपने पहले बताया क्यों नहीं कि आप गंजे हैं? वेग लगा के पहुंच गए, बारात लेके हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जमीला अभी वक्त है, कुछ नहीं बिगड़ा तुम। देखो डुल्ले बेरंगा, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा तुम। अजीजी, क्या देख रहे हो इतनी देर से? ਉਹ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਤਰ ਜਾਏ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਐ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਉਹ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਯਾਰ? जी ਓਏ ਤੂੰ ਨਾ ਵੀ ਗੰਜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। मेरे से अष्टाम लिखवा लो, अगर तुम्हारे वहीद मुराद वाले बाल भी होते ना, उसने तलाक लेनी थी। ऊपर से तुमने नाक पे रुमाल रखा हुआ, उसे रखना चाहिए। तो शादी से पहले आपने अपने खामिद को देखा नहीं था जो 2 दिन के बाद तलाक ले लिया आपने? कसूर तो इस बच्ची के वालिद साहब का है ना जी। देखे ना, घर में दूल्हा होता है, ओदे अब्बू ने बच्चा ले आंदा। देखो नहीं यार, असल में मामला ये था कि 2 दिन तक तो इसने जो सऊदी लिबास का एक लाजमी हिस्सा गतरा होता है वो पहना हुआ था। जब गतरा उतारा है तो राज खुला है। नहीं 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 सर, जब गतरा उतारा है ना तो नीचे बड़े खूबसूरत बाल थे। अच्छा। जब मैंने प्यार से यूं बालों को हाथ लगाया तो बाल सारे मेरे हाथ में आ गए। और बेड़ा तरजे तेरा, तुझे पता नहीं है चीटिंग गुनाह है। और नाम मुरादा एक चीज मिलावट वाली है और उसके ऊपर स्टिकर जो है वो खालिस का लगाया हुआ। यार मेरी बात सुनो, कौन सी क़यामत आ गई? अगर उसके सर पे बाल नहीं है तो क्या हो गया है? यार को अक्ल करो, बच्ची को गुस्सा चढ़ गया, अगर उसका जी चाहा के खामन दे वाल पुटा दे, कान पुटेगी। यार अब बीवियों के पास तशद्दुद के और 100 तरीके होते हैं। लो जी, पहले ये शिगिर्द बवो, फिर शायद थोड़ा दिल कर पावे ब्याह कर। रुमाल तो उतारो, अब तो बात खत्म हो गई। ट्रैक्टर वाले थे, इसको फ्लू तो नहीं है? नहीं, उसके ज़हन में ये आ रहा है कि वेग उतरने से नीचे से नुक्स निकला है, रुमाल उठाने से भी कोई नुक्स न निकला। सर, बाकी लोगों की सालियां तो ग्लास में दूध पिलाती है ना, इसका बाल्टी में आया था। और बाल्टी अगर रख के तो सालियां कर दिया ने चो 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 चो। वैसे भाईजान इन्हें नुक्स इन्हां दे घर वाले ने कड्डे जिन्ने तुसी कड्डे थे। नहीं, आगे थोड़ा सा तो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं यार। अब क्या हो गया? यार कि ना को कंप्रोमाइज करे यार, खुदा के वास्ते ना इस तरह करे, बजाय इसके कि इसको को पुलिस के हवाले करो। क्या हो गया? तुम उसको कह रहे हो कि वो कंप्रोमाइज कर। आप यकीन माने, मेरा इतना बड़ा ख्वाब था कि मेरा जो हस्बैंड है अपनी जुल्फों को यूं पकड़ के यूं करके मारे। ओए होए हाय, देखो यार उसका एक्शन देखो बच्ची का और उसका खामन देखो। और विग आ रही है जमीला, फिर मैं वाला नहीं फूका मारा ना तुम। जितना तू तगड़ा है, तेरी फूक नाल सारी वेग पीछे उठ जानी है। मेरी बात सुने, जिंदगी के तल्ख हकायक का सामना करें। ये पहले शादी के 2-3 महीने तक ही बंदा बालों को फूंके मारता है, बाद में सारी उम्र चूल्हे को फूंके मारता है। असल च सर जी 3-4 बार फराड करता उसे फड़िया गया पहले। हाँ जी, सजा भी हुई इनू, लेकिन वो अरबियां कोलों इहदी धौनी नहीं लथी। लो जी, जे उन्हां कोलों धौन लथ गई हुंदी ना ते उस कुड़ी दा दिल खट्टा नहीं सी। इथों तो ही तो बुरा लग्या। नहीं ऐसी कोई बात। उन्होंने इंटरव्यू में कहा, उन्होंने कहा कि वैसे बिल्कुल वो ठीक है, खूबसूरत, हैंडसम। वो उनका इतराज ये है कि गंजा है जी। सिर्फ। चल काकी, तुम भी चुप कर जाओ, तुमने कौन सा खामद की जुए निकालनी थी? जो अल्लाह की मर्जी। वो जैसे फौतगी पे जाके नहीं कहते अच्छा जी जो अल्लाह की मर्जी। जितना बड़ा उसका सर है, जुए होनी भी नहीं थी, चूहे होने थे।
लेकिन मेरी ख्वाहिश थी ना कि मेरा खामद जो हो वो उसके बाल हो बड़े सिल्की से, बड़े खूबसूरत से, वो मेरे साथ चले, लड़के बाल देखें और उफ उफ करें उसके बाल देखें। अब भी उफ उफ करेंगे, फिक्र ना करें। जिस तरह एक्सप्रेशन सख्त होंगे करेंगे उफ उफ। जिसका पाँव इसके पाँव के नीचे आ गया वो उफ ही करेगा। भाई तेरे हम सिर दे ते बदने नहीं, आईब्रो बढ़ाने शुरू कर दे। बीबी भैन शुक्र करके यही कबूल कर लो, क्योंकि हर मर्द में कोई ना कोई कमी होती है। देखो इनको वाल ने सा कोई मेरे को पर्सनैलिटी है लेकिन वो जो टका नहीं है। जमीला अब भी वक्त है, स्विट्जरलैंड के 2 टिकट है मेरे पास हनीमून के लिए। बच्ची दा स्विट्जरलैंड तो भी दिल चढ़ाना चाहता है यार। वहां पे एक अरब ऑयल कॉर्पोरेशन है, उसका ये एमडी है। आप मजाक कर रहे हैं उसको? वो वाला ऑयल जो तली पे डालते हैं और फिर सर पे लगाते हैं। ये उसका एमडी है। वही तेल लगाया था तो उसके बाल गिरे। ये वो वाला एमडी है जिसे हम मैं नहीं कहते एमडी तेल बढ़ाई जरा। देखिए लोग आपका मौकफ समझ नहीं पाएंगे कि सिर्फ बालों की बुनियाद पे। देखिए बहुत सारे लोग हैं जिनको गंजापन जो है, गंजपन बड़ा सूट करता है। आज सूट करे तो फिर ना। यही बात सर, यही मैं कहना चाह रही हूँ कि कोई पर्सनैलिटी तो होनी चाहिए ना। ऐसे इंज लग रहा है जिमें सरकटे ने मोडिया ते हांडी मुदी मारी हुई है। जमीला आपकी मामा ने मुझे कहा था कि बच्ची ने CSS किया हुआ है। ये कौन सा CSS है? हांडी मुदी मारी। उतने तेरे सिर तो विग लथी ते मेरा CSS तो दिल चढ़ गया। जमीला ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕੋ खूबी है कि जमीला बहुत अच्छा है। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਗੂੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। मैं तो आपसे यही कहता हूं कि जरा सोच लें, एक दफा फिर अपने फैसले पे गौर करें। इतना खूबसूरत, हैंडसम, दौलतमंद शख्स आपको दोबारा नहीं मिलना। पागल हो गया हुआ पागल। जमीला इनकी बातों में ना आओ, आगे सर्दियां आ जानी है। मेरे को 3-4 उन वाली टोपियां पईयां ने, तेनू पता भी नहीं लगना कि मैं गंजा। खैर ये बात ना करें, आपका जो गंजपन है वो समंदर की 7 तहों से भी बाहर आ जाता है। बीबी वो गंजा है लेकिन उसकी जॉब तो देखें कितनी जबरदस्त है। सर जी ये छोटे हाथी लेके ना जंगल से तो बड़े करके बेचता फिर बड़ी ईद में बेचते ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਕੇ ਬਈ खुदा हाफिज़। बताओ जमीला कुछ ज़हन बदला या नहीं? बाजी जमीला वेख लै, इंज दा बंद चाह च डोबीए तो सारी चाह पी जांदे। देख लो बंद इतना सा होता है और इसका जो साइज है ना इसने तुम्हारा सारा घर चूस जाना है। अच्छा मेरी बात सुने, देखिए एक मैं आपको तजवीज देता हूँ, आप ये रिश्ता खराब ना करें, तलाक ना लें, आप इसको हेयर ट्रांसप्लांट करवा दें, इसको बाल लगवा दें इसको। नहीं, इस ग्राउंड ते बेटा भावे अमेरिकन घाल वाले ने अच्छा नहीं लगे। चले अगर ये ट्रांसप्लांट नहीं करवाते ना तो इसके सर पे एस्ट्रोटर्फ बिछा दे, फिर भी काम चल जाएगा। कितना प्यारा लगेगा ग्रीन कलर के बाल। बात सुनो बीबी, तुम्हें सबसे अच्छा मशवरा दूं, ये बगैर तोड़ पान तो ही वापस कर। नहीं, वैसे तो मेरे हस्बैंड बड़े खूबसूरत और बड़े हैंडसम हैं। मुझे यकीन था कि ज़हन बदलेगा। पागल बरसेंगे। पर मैं क्या करूं, मेरे ख्वाब में तो खूबसूरत हेयर स्टाइल वाला खामन था। देखो ऐसी छोटी छोटी बातों से अपने घर खराब नहीं करते। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। मैं अपनी कटिंग के पैसे भी आपके ब्यूटी पार्लर के लिए दे दिया करूंगा। अगर देनी है ना तो कटिंग के पैसे ना दे, अपनी रोटी के पैसे। मुझे लेना है छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा जी, इस हफ्ते स्टार ऑफ पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में हम एक ऐसी हीरोइन का जिक्र करेंगे जिन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की 70-72 साल तारीख में जी सबसे ज्यादा अरसा बतौर हीरोइन गुजारा।
अच्छा। सबसे ज्यादा अरसा। वो कौन है जी? उनका नाम है फिल्म स्टार शबनम साहिबा। क्या बाकी बड़ा नाम। बहुत खूबसूरत, बाकमाल और अपने स्टाइल की मुनफरद फनकारा हुई। खास तौर पे ट्रेजिक जो रोने धोने वाले सीन थे ना जी, हाँ जी। उनमें उनका अंदाज बड़ा ही प्यारा होता था और वह पूरी हाल की ऑडियंस को अपने साथ ले लेते। बिल्कुल। लोग उनके गम में डूब जाते थे, जी। उनके दुख को महसूस करना शुरू हो जाते। वाह। इन्होंने ढाका में 1962 में फिल्म चंदा से अपने कैरियर का आगाज किया। वाह। तब से लेकर 1989 तक बतौर फर्स्ट हीरोइन काम किया। क्या बात है सर। यानी 28 साल तक नंबर 1 यानी मेन हीरोइन रही। वाह। शबनम साहिबा के स्टार्ट की तकरीबन 15 फिल्में जो है ना जी, वो उधर ढाका में ही उन्होंने की थी। फिर 1968 में वो अपने खामंद जो के बहुत बड़े मौसीकार हुए हैं रोबन गोश साहब, उनके साथ कराची शिफ्ट होने का फैसला किया और वो कराची आ गई। उस वक्त उर्दू फिल्मों का हिट दौर था। जी। और फिर 1968 में शबनम साहिबा की पहली फिल्म जो थी ना, वो समुंदर थी, जिसके हीरो और फिल्म साज वहीद मुराद साहब थे। अगले ही साल वहीद मुराद साहब के साथ उन्होंने अपनी दूसरी सुपरहिट फिल्म की, जिसका नाम अंदलीब था, जिसका गाना बड़ा हिट हुआ। कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे। लगते हैं कितने प्यारे। प्यारे। निसार बदमी साहब की मौसीकी थी और मैडम नूर जहान साहिबा ने ये गाना गाया था। इस फिल्म में उनकी अदाकारी बड़ी जानदार थी, मगर शबनम साहिबा को सुपरस्टार बनाने वाली फिल्म दोस्ती थी, जो 1971 में 1971 में रिलीज हुई थी। होए होए होए। चिट्ठी जरा सैया जी के नाम लिख दे। ये फिल्म रिलीज हुई जब, तो शबनम साहिबा सुपरस्टार बन गई। इसके फिल्म साज एजाज साहब थे जो उस फिल्म में हीरो भी थे। और डायरेक्टर शरीफ नैयर, बहुत बड़े डायरेक्टर हुए हैं शरीफ नैयर साहब। और इस फिल्म का कुछ हिस्सा उन्होंने लंदन में भी पिक्चराइज किया। बहुत बहुत हिट। चला बिया ये पर्वतों की शाहजादियां, पूछती हैं कब बनेगी तू दुल्हन। सारे गाने सुपरहिट थे। मौसीकार थे इसके ए हमीद साहब। ये फिल्म ने डायमंड जुबली की। फिर इसी तरह 1974 में असलम डार साहब की फिल्म दिल लगी। फटे चुपते। मैं कहता हूं जी कि नदीम साहब और शबनम साहिबा पहली दफा इस फिल्म में बतौर हीरो हीरोइन आए और उसके बाद उनकी जोड़ी बहुत मशहूर हुई। जिस तरह सुल्तान रही और अंजुमन ने बहुत देर तक काम किया, इसी तरह नदीम शबनम बेतहाशा फिल्में की और सुपरहिट। तकरीबन 50 फिल्मों में ये हीरो हीरोइन। इस जोड़ी को फैमिलीज बड़ा पसंद करती थी। जब भी इनकी फिल्म लगती थी नदीम शबनम, फैमिलीज का रश लग जाता था। इन दोनों की फिल्म आईना जो कराची में 400 से ज्यादा हफ्ते चली, उसमें नदीम शबनम की अदाकारी अरूज पे थी। नदीम साहब भी उसमें बाकमाल अदाकार, आईना, और हीरोइन शबनम साहिबा भी बाकमाल अदाकारी। वाह वाह। इस फिल्म के हदायतकार नजरुल इस्लाम साहब थे। नजरुल इस्लाम साहब के साथ जब भी नदीम शबनम आए हैं, फिल्म सुपरहिट हुई। शबनम साहिबा ने तकरीबन 167 फिल्मों में काम किया। अरे वाह। जिसमें 3 फिल्में पंजाबी हैं, बाकी सारी उर्दू फिल्में। वाह। शबनम साहिबा की 12 डायमंड जुबली फिल्में हैं। अच्छा। जिनमें एजाज साहब के साथ दोस्ती, शाहिद साहब के साथ अनमोल, नदीम साहब के साथ अनाड़ी, बड़ी बड़ी कमाल फिल्म। बंदिश भी सर। बंदिश, पहचान, तलाश, उफ ये बीवियां, कुर्बानी, आज और कल, दहलीज। मैं कहता हूं जी कि सारी ऐसे लगता था 8 मूवीज है। और इनके किरदार इतने जानदार होते थे कि बिल्कुल ये नहीं था होता कि उस वक्त हीरो का दौर था, मगर इनकी किसी फिल्म में ऐसे नहीं था कि हीरो जो है वो बाजी ले जाए। ये हीरोइन के तौर पे बराबर की टक्कर लेती यार। उनकी फिल्म नहीं अभी नहीं जो सुपर डुपर हिट फिल्म थी। हाँ, ये फैसल रहमान जो हमारे बेहतरीन फनकार हैं, इनका और अयाज बहुत अच्छे फनकार, उनका आगाज इसी फिल्म से हुआ था ना जी, अपने कैरियर का। अच्छा, शबनम साहिबा की फिल्मों का जो म्यूजिक है ना जी, वो कमाल का है। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में जो खूबसूरत म्यूजिक है, वो शबनम साहिबा के हिस्से में आया। बिल्कुल। ये एक बड़ा रिकॉर्ड है कि इनकी फिल्म का गाना था ना जी, मुझे दिल से ना भुलाना। हाँ जी। ये रोबन गोश थे इसके मौसीकार। उन्होंने
मुख्तलिफ सिचुएशंस पे 4 सिंगरों से गाना गवाया और चारों वर्जन इसके सुपर हिट हो, सुपर हिट हो। इस गाने को मेहदी हसन साहब और महनाज बेगम ने, फिर आलमगीर और नयरा नूर ने गाया। और जब भी ये गाना चलता था ये फिल्म भी इनको रुला देती। अच्छा, दहलीज फिल्म इनकी हर एंगल से बड़ी बाकमाल फिल्म थी। इसकी कहानी सैयद नूर साहब ने लिखी थी और हदायत जो थी वो जावेद फाजल साहब ने दी। अफजाल अहमद साहब का, आगा तालिब साहब का कमाल रोल था। अफजाल साहब ने भी खूबसूरत विलन का रोल अदा किया हुआ है इसमें, बल्कि मैं समझता हूँ कि अफजाल साहब के बाद विलन को जचा ही नहीं, ऐसा परफॉर्म करते थे। जय शबनम साहिबा की अदाकारी में जो ट्रेजिक सीन होता था जब वो रोती थी तो एक हिचकी लेती थी, हाँ जी, वो बड़ी मशहूर थी। अभी उनकी कोई कॉपी करता था, पैरोडी करता था कोई, तो वो हिचकी लेके तो क्लैपें लेते थे आर्टिस्ट, कॉमेडियन। बड़ी कमाल फनकारा थी। उनके साथ एक बहुत बड़ा इधर हादसा भी पेश आ गया, डकैती हो गई उनके घर में, और वो मीडिया के ऊपर इस कदर उसका जिक्र हुआ कि वो बड़ी दिल बर्दाश्ता हुई, मगर उन्होंने उसके बावजूद पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत की, सारी जिंदगी यहाँ पे गुजारी। बेस उनकी जो है वो बांग्लादेश थी, आजकल रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रही हैं, गो उधर चली गई हुई हैं, मगर अक्सर यहीं होती हैं। यहाँ पे वो अपनी जो कुलीग्स हैं उनकी, यहाँ जेबा साहिबा और दूसरी फनकाराएं, उनके साथ मिलती गिलती हैं और पुरानी यादें ताज़ा करती हैं। और जब भी यहाँ आती हैं अपने इंटरव्यूज में मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान के साथ बेपनाह मोहब्बत का इजहार करती हैं, बल्कि रोना शुरू हो जाती हैं कि मैंने तो सारी जिंदगी इधर गुजारी हुई है। चूंकि उनकी जो अरूज वाली जिंदगी है ना, हिट जिंदगी सारी इधर गुजरी, तो इसलिए वो पाकिस्तानी चूंकि उनसे बड़ा प्यार करते रहे हैं, उनको बड़ा उन्होंने इज्जत दी हुई है, इसलिए पाकिस्तान के साथ वो बड़ी मोहब्बत करती है। मगर चूंकि अब बूढ़ी हो चुकी हैं इसलिए काम नहीं करती। गो ये कहती हैं कि अगर मुझे कोई अच्छा रोल मिला तो मैं करूंगी, मगर अपने खामंद की डेथ के बाद वो बेचारी बड़ी सैड सी हो गई हुई हैं। और यहाँ जब आती जाती हैं तो अक्सर ये कहती हैं कि मैं अपने खामंद की याद में यहाँ आती हूँ, क्योंकि मैंने अपने खामंद के साथ सारी जिंदगी यहाँ गुजारी हुई है और मेरे खामंद को भी बेपनाह इज्जत दी हुई है पाकिस्तानियों ने। तो बड़ा प्यार करती हैं सबके साथ, पाकिस्तानियों के साथ, पाकिस्तान के कल्चर के साथ। अल्लाह ताला उनको मुकम्मल सेहत तंदुरुस्ती वाली बड़ी लंबी जिंदगी है। आमीन। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल और आज की हिकमत की बात ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हस्ती भी क्या हस्ती है। कहीं ये खौफ कि अल्लाह देख रहा है और कहीं ये इत्मीनान कि अल्लाह तो देख रहा है। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़। दुनिया खबर की दुनिया।